नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में तेजी से कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। अगर बात करें तो प्रदेश का रिकवरी रेट 97.21% पर पहुंच गया है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 2.49% रह गया है। हालांकि कम्युलेटिव पॉजिटिविटी रेट 8.31% चल रहा है, जो सामान्य हालात होने के लिए निर्धारित 5% के नियम से ज्यादा है। तो बृहस्पतिवार को प्रदेश में कोरोना के 980 नए मामले सामने आए थे। हरियाणा में 1 मई को लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बाद हर हफ्ते में बढ़ोतरी देखने को मिलती रही। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश का आर्थिक चक्कर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 30% तक की कमी आई। इससे सरकार के राजस्व को भी काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही आम आदमी को अपना घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने पिछले हफ्ते प्रदेश में लॉकडाउन में कुछ ढील दी है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि सब कुछ सामान्य हो सके। छोटे दुकानदार, कारोबारी और उद्योगपति अब लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ढील चाह रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें ढील दी जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सुरेश रोड़जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमनदीप केसरी, INLD के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सुरेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है देश भर में, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो काफ़ी रियायतें यहाँ पर दी जा रही हैं। धीरे धीरे चीज़ें खोली जा रही हैं। धीरे धीरे जो लॉकडाउन की जो पाबंदियाँ थी उन्हें भी कम किया जा रहा है। लेकिन वही अगर हम छोटे कारोबारियों, व्यापारियों की बात करें तो उनको अभी भी खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वो भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि और ज़्यादा ढील उन्हें दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, छोटे कारोबारी और हर रोज कमाकर हर रोज रोटी का प्रबंध करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए लॉकडाउन में जरूर बहुत बड़ी समस्या मतलब रही है। क्योंकि रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करके वो लोग अपना पेट पाल रहे थे, और यहाँ पर उनके पेट पर लात जरूर लगी है। और हम कांग्रेस पार्टी इस बात से भी सरोकार नहीं रखती कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था जी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, जब हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय रहते आगाह किया था, अगर वो कदम उस समय उठाए गए होते जी। लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन कोई कोरोना का इलाज तो नहीं करता जी। लॉकडाउन तो सरकार को समय प्रदान करता है कोरोना के रोकथाम के प्रयास या उसको करने के लिए जी। जबकि सरकार के पास साल पहले राहुल जी ने जब बोला बहुत समय था, अगर उस समय राहुल जी की बात श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मानती, अहंकार छोड़ती और अपनी अज्ञानता जो है उसको कबूल करती, राहुल जी की बातों पर चलती, तो आज ये देश के लोगों को ये इस तरीके का बुरा दौर नहीं देखना पड़ता। भूख के मारे लोग नहीं मरते। भूख से बहुत हत्याएं एक तरह से हुई हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम खुला कहते हैं। और एक बात आपने बड़ी दिलचस्प बोली है साहिल जी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30% की कमी आई है पिछले लॉकडाउन में, और सरकार को राजस्व का घाटा हुआ है। मैं आपकी जानकारी को ठीक करना चाहता हूं, सरकार को राजस्व में कोई घाटा नहीं हुआ। सरकार तो हर रोज 30 पैसे के लगभग एवरेज के तौर पे पिछले लॉकडाउन के समय से या उससे भी पहले से हर रोज रेट बढ़ा देती है, और उसको राजस्व को माने से ही फुर्सत नहीं है। अगर घाटा हुआ है तो जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, प्रदेश के वासी हैं, उनको घाटा हुआ है, वो रोजगार के लिए कहीं आ जा नहीं सकते। अब ये देखिए 100 रुपए को क्रॉस कर चुका है पेट्रोल, तो सरकार तो इस पर टैक्स लगाई जा रही है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आगे डिबेट में आप ये गलती मत करना। एक बात ये भी कान खोल के सुन लो, जो PSUs हैं, जो नवरत्न कंपनी है इंडियन ऑयल जैसी, उनके खाते में ये नहीं जा रहा। ये जो कोरोना के नाम से सरकार ये टैक्स ले रही है ना, ये पता नहीं कोरोना की रोकथाम में तो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सीधी लूट आम आदमी की जेब में जो डाका डाला जा रहा है ना, ये हरियाणा की और केंद्र की सरकारें ले रही है ये टैक्स। और आप कह रहे हो कि सरकारों का राजस्व का घाटा हो गया। कौन सी किताब पढ़ ली मेरे मित्र आपने? अरे डिबेट में कम से कम एक पत्रकार से तो अपेक्षा ये करते हैं लोग, देश और प्रदेश के लोग, कि आप सही जानकारी देंगे।
सुरेश जी, डिबेट का सुरेश जी विषय सुनिए, ही ऐसा सुनिए सुझाव सुरेश जी, है। सुरेश जी बात जी, सुनिए। ये जो आंकड़े जी, हम आपको बता रहे हैं ये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, साफ तौर पर सरकार का ऐसा कहना है। जिस तरीके से अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी हो तो हम जो आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं या सरकार की तरफ से हम जो बातें कही जा रही हैं उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए शायद हमने आपको अपने साथ शामिल किया है ताकि आप सवाल उठा सके, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आपका ये फर्ज बनता है उठाना। आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, हम अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। साहिल जी, अगर ऐसी बात है, हाँ। मैं भाई के साथ हूँ। हाँ। आपको फिर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, आप पत्रकार हो। नहीं, आप सलाह दीजिए, वो हम सुन रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आप आरोप नहीं लगा सकते। हम कोई पक्षपात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम जनता की बात को आप तक पहुंचाएं, आपकी बातें जनता के सामने रखें, क्योंकि आपको चुना जाता है, सरकार को चुना जाता है। आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए, जरूर उठाइए, बिल्कुल। साहिल जी, आप गलत बात नहीं परोस सकते, मैं आपके भविष्य के लिए अच्छी बात बता रहा हूँ। नहीं तो सुरेश जी, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप समझे नहीं उस चीज को। जो चीज हम बोल रहे हैं, राजस्व का घाटा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को राजस्व का घाटा है। हाँ साहिल जी, प्रदेश की जनता सुन रही है। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात को। हाँ। अगर आपने सरकारी आंकड़ों को पढ़ दिया यहाँ पर, हाँ। तो ये बात भी अच्छी नहीं है मेरे मित्र। आपने तो रवीश और साक्षी जोशी की तरह खोजी। सुरेश जी, जवाब लेने के लिए बैठे हैं हम यहाँ, ये चर्चा हो रही है, कैसे आंकड़े पेश कर रहे हो? ये चर्चा हो रही है। सुरेश जी, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जो चीज हम बोल रहे हैं उसका जवाब लेंगे ना हम उसका जवाब लेने ही तो बैठे हैं। सही आंकड़े पेश होने चाहिए, ये पत्रकारिता है। आप इसको पत्रकारिता देखिए सुरेश जी, नहीं कह सुनिए सकते। सुनिए, पत्रकारिता मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से जो चीज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मरीजों को सुनिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हुकुम सिंह भाटी जी से सुन लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आपने सुरेश जी को सुना, लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई राजस्व का घाटा यहाँ पर हुआ ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ सुरेश जी की बातों को सुनकर के। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी झूठ का एक पुलंदा रहा है। आप शुरू से ही देख लीजिए, राहुल जी का ये जिक्र कर रहे थे। राहुल जी ने पहले तो कोरोना को ही नकार दिया था, उसके बाद वैक्सीन को नकार दिया। आज स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन दी जाए। मतलब इनकी जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, मैं अभी सुरेश जी को सुन रहा था, शायद सुरेश जी को इस पूरी जो या तो इनकी जानकारी का अभाव है या ये जानबूझ करके जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह झूठ बोलती है उसी झूठ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन कोरोना का कोई इलाज नहीं है। शायद ये भूल गए, अगर इलाज नहीं है तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्यों हुआ? देखिए, जब शारीरिक दूरी रहेगी, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। आप देखिए, अभी 3 हफ्ते का लगातार और चौथे हफ्ते का ये लॉकडाउन चल रहा है। इसमें जिस तरह लॉकडाउन रहा, लोगों ने अपने घरों में रहे और अगर मान लिया उद्योग धंधे जो खुल रहे थे तो उनको बहुत थोड़ी संख्या को परमिशन दी गई। अभी दुकानों को खोला है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, प्रतिष्ठानों को खोला है। इस सब से जो रेशो है, आप देखिए, चाहे कोरोना पॉजिटिव रेशो हो या दूसरी बीमारी की जो जिस तरह सारे जो टेस्ट कराए हैं उसका रेशो हो, वो बहुत डाउन आया है। इसलिए भाई शायद या तो जानबूझकर इस बात को इग्नोर कर रहे हैं या ये भुलाना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि घाटे का जो नहीं हुआ इस कोरोना पीरियड में, पूरी दुनिया में जो रेवेन्यू का फ्लो था वो रुक गया। भारत जैसा देश जहां पर इतने उद्योग धंधे, इतना काम, वो इतना आगे बढ़ रहा था, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उसका एक प्रभाव हुआ। अभी डीजल की बातें कर रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे। जब लोग घर से नहीं निकलेंगे तो डीजल पेट्रोल कहाँ बिकेगा? आप बताइए। आप अभी कर रहे नहीं, रेवेन्यू आया है सरकार को। सुनिए जरा, सुरेश जी बोलिए ना। नहीं बोलिए ना। सुन लीजिए सुरेश जी बात पूरी करने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। जी सुरेश जी, पहले बात सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल बिका,
जब हाँ। लोग घरों से आपने वो बाहर रेट नहीं बना दिया ना, निकले, कवर कर दिया उसको। उद्योग धंधे चले नहीं। भाई सुनिए जरा, आप अपने जैसे टर्न पर दौर बोलिए पे आप। सब्सिडी सुरेश जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, एक एक करके जी। जब उद्योग धंधे चले नहीं, लोगों के काम हुए नहीं, आगे आगे जो लोग घर से बाहर निकले नहीं, तो जो सारे का सारा जो रेवेन्यू का जो जनरेशन थी, जो सरकार को टैक्स आने चाहिए थे, जो रेवेन्यू आना चाहिए था, वो नेचुरल तौर से रेवेन्यू बहुत डाउन हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, मोदी जी ने देश में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सब की पूरी व्यवस्था की, बाकायदा बजट में प्रोविजन किया, कोविड फंड क्रिएट किया गया। उसके अलावा कोविड के नाम, अभी मेरे भाई फिर झूठ बोलने का काम कर रहे थे कि कोविड के लिए टैक्स लगा दिया। टैक्स नहीं लगाया, उल्टा कोविड के लिए अलग अलग जो वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, इंडस्ट्रियल वर्ग है, चाहे कोई ट्रेडर्स है, उन सबको अलग अलग राहत देने का काम किया है। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकारी भी हैं, सरकारी को तो दिया ही दिया है, प्राइवेट को भी मोटिवेट किया। आज मान लिया ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सरकार ने कराई, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, वैक्सीन है, वो सब चीजें सरकार ने कराई है। इस सब के लिए उल्टा देश को और प्रदेश को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये झूठ ना बोले। एक भी पूरे में हरियाणा प्रदेश में, मैं शैलजा जी को चैलेंज करता हूं, मैं कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को चैलेंज करता हूं, आप एक भी प्रकल्प बता दीजिए जो कांग्रेस के कोई नेतागण बाहर निकले हो। आज भारतीय जनता पार्टी, उसका एक एक कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश लेवल का, जिला का, मंडल स्तर का, हाँ जी सुरेश जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। देश में, और उसके अलावा सुरेश जी सुन लीजिए, पूरे देश की सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर इस कोरोना में भाग लिया, समाज में अपनी सक्रियता दिखाई, और उसका परिणाम हुआ कि कोरोना के जो केसेज है बहुत डाउन हुए, और पूरा हमारा चाहे हेल्थ का डॉक्टर्स हो, दूसरे स्टाफ हो, चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हो, आज लगे हुए हैं उस काम में, और उस कोरोना को रोकने का काम किया है। आज चाहे मृत्यु दर हो, चाहे पॉजिटिव रेट हो, वो सारी की सारी डाउन हुआ है। ये सरकार ने प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर करके दिखाया है। चलिए सुरेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अमनदीप जी के पास चलेंगे। देखिए मैं अपने भाटी जी को कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, अरे आपकी बात में एक इंच भी कहीं सच हो तो बताइएगा। झूठ की ये झूठ बोल के आपकी सरकार बनी है। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस का कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया। मैं खुद, मेरी फेसबुक आप चेक कर सकते हो, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ 2 माह से हम लोग कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और अपने जितने भी कैथल, पेवा, गुलाचीका आधे हरियाणा में विजिट कर चुके हैं, और बीजेपी के लोगों को हमने सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं। ये किस मुंह से कह सकते हैं? चलिए ठीक है सुरेश जी। अमनदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मुद्दा कुछ और था और ये चर्चा किसी और तरफ जाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ छोटे व्यापारियों की बात करें, जिस तरीके से साफ तौर पर उनकी तरफ से सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उनके लिए जो यहाँ पर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए, क्या कहेंगे इस पर अमनदीप जी? जी बिल्कुल, जो छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को जो नुकसान कोरोना की इस दूसरी लहर में हुआ, वो पहले लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर में कहीं ना कहीं हमें बैंकों द्वारा कुछ ना कुछ जो 3 महीने का जो मोरेटोरियम पीरियड मिला था, इस कोरोना की दूसरी लहर में एक तो वो रियायतें छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को नहीं मिली हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो दूसरी लहर का जो कारण है वो केवल मात्र हरियाणा सरकार का ही है या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही है, इनका कुप्रबंधन है। लगातार आज भी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है प्रबंधन करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है केंद्र की सरकार को खींच रहा है कि पहले तो ऑक्सीजन के मामले में, अब वैक्सीनेशन के मामले में। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब वैक्सीनेशन पूरी केंद्र की सरकार कम पैसों में खरीद सकती है,
उसके बावजूद वो प्रदेश के सरकारों को कहती है कि आधी वैक्सीन आप खरीदिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान इसका भी लेना पड़ा और वो धिक्कार करती है केंद्र की सरकार पे कि क्या आपके अंदर इतनी सी भी सहज बुद्धि नहीं है कि जब आप वैक्सीन खरीद सकते हैं इस महामारी में कम पैसों में, तो आप ही खरीद लीजिए सारी वैक्सीन। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रबंधन की और मेरे भाई दूसरी बात जो कर रहे थे हाँ। बिल्कुल साहिल जी, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपका न्यायालय आपको कह रहा है कि प्रबंधन आपसे नहीं हो रहा, न्यायालय के टिप्पणी या फैसले से बड़ी तो कोई चीज नहीं। हमें तो आप इल्जाम लगा सकते हैं कि हम विरोधी दल हैं इसलिए हम ऐसे कह रहे हैं। ठीक है लेकिन जो इसका जवाब लेंगे, हम जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक से पहले हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, सुरेश रोड की अगर हम बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकुम सिंह जी, लगातार आप देख रहे हैं आरोप लग रहे हैं कि प्रबंधन जो है वो ठीक ढंग से यहाँ पर नहीं किया गया सरकार की तरफ से, जिसका ये खामियाजा जो है वो छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमनदीप जी को बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी या हाई कोर्ट भी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस था, उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो ऑक्सीजन की बात थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार से जवाब तलबी की, केंद्र सरकार से नहीं, दिल्ली सरकार से। क्योंकि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको दिसंबर से पहले ही ऑक्सीजन के लिए फंड्स का एलोकेशन कर दिया गया था। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे जो दिल्ली सरकार ने नहीं लगाए और भी कई सरकारों ने नहीं लगाए। लेकिन उसके बाद जो कोर्ट का वर्डिक्ट था उसमें केंद्र सरकार को कहा गया कि ये काम अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप इस काम को कराइए। दूसरी बात, वैक्सीन मैनेजमेंट पर आज तक कोई उंगली कहीं नहीं उठी है। ये खरीदारी की बात है। देखिए, ठीक है हुकुम सिंह जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास समय की कमी है। करूंगा, केवल दो कंपनियां हैं, वही कांग्रेस जो आज तक दुष्प्रचार करती रही कि वैक्सीन ना लगवाइए, कोई जरूरत नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है। यही कांग्रेस के लीडर, मैं सुरेश भाई को बता देना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लीडर्स का बयान है कि वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है हुकुम सिंह जी, देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो छोटे कारोबारी हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको लॉकडाउन में और ज्यादा ढील दी जाए ताकि उनका जो काम धंधा ठप पड़ा हुआ है वो फिर से सुचारू हो सके। उस पर क्या कहेंगे आप जल्दी से? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इससे पहले सप्ते में जो छोटे जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानों को खोलने का जो समय था वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक था, जो किसी भी तरह प्रैक्टिकल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कोई भी आदमी जाके सुबह 7 बजे अगर मान लिया दुकान खोल भी ले तो ग्राहक नहीं आता। ग्राहक ही 9 बजे 10 बजे के बाद बाजार की तरफ निकलता है। तो इस बार सरकार ने वो उस ढील को अलग, उसको समय को बदल के और 9 बजे से 3 बजे का किया। और जो देखिए ये रेशो अब जो पॉजिटिव रेट है या मोर्टेलिटी रेट है वो रेशो अब बहुत नीचे आ गया है। सरकार बिल्कुल, देखिए लोगों की सरकार है, लोगों से चलती है, जैसी उनकी भावना है इसको सरकार फिर रिव्यू करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जहां जान है वहां जहान है, सरकार के बिल्कुल ध्यान में है। और उसके अलावा जैसे अभी तो यानी इस पर विचार किया जाएगा, आपका ये कहना है कि पहले नहीं, मैं छोटी सी बात और जोड़ूंगा। पहले चाहे ट्रेडर है चाहे मैन्युफैक्चरर है, सभी को कोरोना के लिए कोई ना कोई फंड्स एलोकेट किए थे। सरकार बिल्कुल इस बात के लिए संकल्प है कि भाई सभी को राहत कहीं ना कहीं हर तरह से दी जाए। जैसे कि अभी जीएसटी में मैं बताना चाहता हूं, आज ही नोटिफिकेशन आई है, जीएसटी में जो इंटरेस्ट लगता था, पैनल इंटरेस्ट लगता था, उसको माफ कर दिया। इसी तरह सरकार सबको कुछ ना कुछ देने का जो संकल्प रखती है। और उसके अलावा जो समय है उसको भी बिल्कुल प्रैक्टिकल जो लोगों को अपील करे वो समय सरकार। ठीक है सुरेश जी। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, छोटा
काम करने वाला वो आदमी सफर किया है। हाँ। सरकार उस पर भी सरकार का ध्यान है और उसको भी अभी और ज्यादा सुरेश जी, सुरेश जी, सरकार के बिल्कुल हुकुम सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो इस पर विचार कर रही है और आने वाले समय में जो रेडी पटरी वालों की परेशानियां हैं उनको भी दूर कर दिया जाएगा, जो छोटे कारोबारी हैं उनकी परेशानियों को भी दूर कर दिया। प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है पिछले हफ्ते के उसमें भी और इस हफ्ते में भी बहुत बड़ी राहत दी है। ठीक है सुरेश जी क्या कहेंगे? सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं? तो सुरेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमनदीप जी, जी अमनदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? साहिल जी, अमनदीप जी, जिस तरीके से अभी हुकुम सिंह भाटी जी ने ये कहा कि तमाम बातें अपनी उन्होंने रखी, क्या कहेंगे आप इस पर? जल्दी से, 1 मिनट है हमारे पास। देखिए जो जितनी भी खोखले दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सरासर झूठ है और धरातल पे देखने को कहीं नहीं मिल रहे। उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता परेशान हुई, जनता में किस तरह से त्राहिमाम मचा इस कोरोना महामारी के बीच के अंदर। और माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से इस सारी प्रबंधन का संज्ञान लेना पड़ा और सरकार को जमकर फटकार लगाई, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का। मैं तो ये मानता हूं। और इसे बुरे दौर में, ऐसे महामारी के दौर में भी सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों को राहत देने की बजाय उनके जेब पर डाका डाल रही है। चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, सब्सिडी अपना कम करने के नाम पर लूटी जा रही हो। हमारा मानना ये है कि कम से कम ऐसे समय में तो सरकार ये काम मत करे कि जब लोगों को राहत देने का समय है उस समय उनकी जो है रोजी रोटी छीनने का काम मत करे सरकार, उनके जेब पे डाका डालने का काम मत करे सरकार। सरकार का काम लोगों के वेलफेयर और भलाई के लिए है, कोई नफा कमाने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसके अंदर नफा नुकसान देखा जाए। सबसे ज्यादा इसके अंदर अगर प्रमुखता से कोई चीज देखी जानी चाहिए तो जनता की भलाई देखी जानी चाहिए, और जो इस समय सरकार बिल्कुल भी उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, चलिए अमनदीप केसरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश रोड जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो छोटे कारोबारी हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन में ढील दी जा रही है उन्हें थोड़ी और ज़्यादा ढील दी जाए ताकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर सकें और अपने जीवन को एक बार फिर से पटरी पर ला सकें। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी एक लगातार कहा जा रहा है कि काम किए जा रहे हैं, आगे और ज़्यादा काम किए जाएंगे, लोगों को सहूलियतें दी जाएगी, लेकिन इस तरीके से एक साथ सहूलियतें दे देना ये कोरोना संक्रमण के लिए लिहाज से ठीक नहीं है और आगे इन तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है। तो आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और जिस तरीके से तमाम जो चीज़ें हमने देखी, जिस तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों का क्या कुछ हल सरकार निकालती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।